Hello students, good morning. Today I am again here to present my video. Those who are new for my channel, please subscribe my channel. If you like my video, please share it also. Today I am going to teach you 5th lesson of class 12th political science. The topic is समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें 7 देश शामिल हैं। वह 7 देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव है। ये सातों देश को मिलाकर ही दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसमें अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ दिया गया है। दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्षों का दौर चलता रहता है, लेकिन दक्षिण एशिया में चीन को नहीं जोड़ा गया है। दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति। दक्षिण एशिया की उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है और इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नज़र आता है। यहाँ भौगोलिक विशिष्टता के कारण यहाँ के भाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया की राजनीति एवं शासन व्यवस्था कैसी थी? दक्षिण एशिया के जो 7 देश हैं और उसमें राजनीतिक प्रणाली एक समान नहीं है। सबसे पहले भारत और श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतांत्रिक रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक का शासन दोनों है। भूटान में राजतंत्र है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र का बहाली हुई थी। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब यहाँ लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का क्या अनुभव है? दक्षिण एशिया के 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग और आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों ने इन मिथक को तोड़ दिया है कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही फल फूल सकता है। अतः दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का शासन। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। सर्वप्रथम पाकिस्तान में देश की बागडोर जनरल आयूब खान ने ली, फिर जनरल याहिया खान, उसके बाद जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की। कुछ समय के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र का सरकार कार्यरत रही, लेकिन जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामलों में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और पद से उनको हटा दिया गया। 10 साल की सज़ा का भी आदेश दिया गया। जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रह पाने का कुछ कारण है। इसमें से पहला कारण है
पाकिस्तान में बार बार सैनिक शासकों द्वारा तख्ता पलट हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थायी रूप से कार्य नहीं कर पाया है। यहाँ सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी और सामाजिक का दबदबा है। इसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा तनावपूर्ण वातावरण रहता है, जिसको भुनाकर यहाँ के सैनिक शासन या धर्मगुरु लोकतांत्रिक सरकार में खोट दिखाकर यहाँ की जनता को बताते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में है और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। पाकिस्तान में अधिकांश संगठनों द्वारा सैनिक शासन को जायज़ ठहराया जाता है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। इसी वजह से सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थ से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। भारत एवं पाकिस्तान का युद्ध और बांग्लादेश का संकट। बांग्लादेश जो पाक का अंग था, इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे। ये बंगाल और आसाम के हिस्सों को काटकर बनाया गया था। यहाँ पाकिस्तान का दबदबा बना रहा था। यहाँ पर जबरन उर्दू भाषा थोपकर यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। इसका विरोध यहाँ की जनता ने किया। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष छिड़ गया। शेख मुजीब की पार्टी आवामी लीग को वहाँ 1970 में सभी सीटों पर विजय मिली। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। याहिया खान के दौर में पाकिस्तान सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की हर प्रयास की। हजारों लोग मारे गए तथा लाखों लोग शरणार्थी भारत में आ गए। इस समस्या को देखकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन किया और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ। उसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा। नेपाल में लोकतंत्र का शासन। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में चलती रही है। अब वहाँ की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए हैं। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम यह रहा कि नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड़ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंघली और तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का शिकार रहा। सिंघली श्रीलंका के मूल निवासी थे तथा तमिल जो है भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए थे। ये संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंघली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जाता रहा। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा LTTE, जिसे लिट्टे कहते हैं, प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के कारण श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध की समाप्ति हुई। दक्षिण एशिया के दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण हैं। इनके बीच 1947, 8, 1965, 71, 99 में सैन्य के बीच संघर्ष हो चुके हैं। दक्षिण एशिया देश में भारत एक ही मात्र ऐसा देश है जिसके अन्य सभी देशों के सीमाएं रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने मुद्दे हैं जिसको लेकर संघर्ष हो रही है, होती है, आ रही है।
जिसमें सबसे पहला मुद्दा है कश्मीर समस्या। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को मसले को लेकर उन लोग में लड़ पड़े। विभाजन के समय कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था और उसका आधिकारिक विलय भारत में हुआ था, जबकि पाकिस्तान उस पर नाजायज फायदा और अपना दावा करता रहा है। इस समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947, 48 और 1965 में युद्ध हो चुका है। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जिसको पीओके नाम से हम लोग जानते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। कश्मीर समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। आज इस क्षेत्र में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेश समस्या 1971 में बांग्लादेश के अतिरिक्त आंतरिक समस्याएं आई, जिसको लेकर बांग्लादेश के नेताओं ने भारत से हस्तक्षेप और समर्थन मांगा। भारत ने सैन्य सहायता दी और बांग्लादेशियों का समर्थन किया। इससे भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच में समस्या। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद हुआ। इसके साथ और भी कई समस्याएं हैं, जैसे भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका का खंडन। तीसरा है भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश इनकार कर दिया। ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाकों से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मामलों शामिल हैं। पूरब चलो नीति। ये पूरब चलो नीति जो है भारत सरकार की ये नीति है, जिसके द्वारा ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपने संबंध और आर्थिक संबंध अच्छा बनाना चाहती है। इसी नीति के अंतर्गत बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया से संपर्क साधने की बात है। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरत के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। भारत और नेपाल के संबंध। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देश के बीच एक संधि भी हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। खास संबंध के बावजूद दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित कुछ मनमुटाव पैदा हुए थे। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताती रहती है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देश के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी हुई है। भारत और भूटान संबंध। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई झगड़ा भी नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बटा रहा है। इस हिमालय देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से ही हासिल होता है। अब हम पढ़ेंगे सार्क।
दक्षिण एशिया देशों ने आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में दक्षेस की स्थापना की। दक्षेस, जिसे हम लोग इंग्लिश में सार्क के नाम से जानते हैं, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। 2005 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने पर सहमति बनी। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। वैश्वीकरण के दौर में सार्क सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद की समाप्ति संबंधित तथा इस क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सार्क का 18वीं शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसका विषय शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता था। सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ, परंतु उरी में आतंकवादी हमले के कारण भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। बाद में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका इसका बहिष्कार किए। साफ्टा जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा, जिसे साफ्टा के नाम से जानते हैं, समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। इस समझौते के दो मुख्य उद्देश्य हैं कि इसका पहला है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करेगा और सभी देश मिलकर इसमें व्यापार खुले मन से कर सकते हैं। सार्क की क्या उपलब्धियां हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अंतिम है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी संगठन है। साफ्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पर्यावरण, आर्थिक विकास, ऊर्जा आदि क्षेत्र में सहयोग की बात की गई है और बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। वर्तमान में भारत बिस्मेटेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 17वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू में आयोजित की गई है। इस बैठक में जलवायु को लेकर बातचीत की गई और ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और अन्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई। तो आज हम लोग दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ें।